कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेनपिंग को बचाने की खातिर वेजिन हॉन्टेड फॉरेस्ट में पहुंच गया। साथ ही डाली का गेटकीपर जूरन और मास्टर हान भी वहां पर आ चुके थे। उन्होंने मैडम चुआन को बताया कि उसके लवर ने उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि वो खुद डाली का स्कॉलर होने की वजह से दूसरे डायनेस्टीज के लोगों ने उसे बुरी तरह से फंसा दिया, जिसमें उसकी रेपुटेशन बर्बाद हो चुकी थी। साथ ही उसका दिमागी संतुलन बिगड़कर उसने खुद को ही मिटा दिया। जब ये बातें मैडम चुआन को पता चली तब वो इस दुनिया की बेरहमी से हैरान थी। वो अपने गमों में इतनी ज्यादा डूब गई थी कि वो शायद फिर कभी किसी स्कॉलर पर अटैक नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ चेनपिंग उस फॉरेस्ट से बाहर आते साथ ही उसकी मुलाकात जैंग से हो गई। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि जैंग हाथ धोकर चेनपिंग के पीछे पड़ा है। उससे कह रहा था कि चेनपिंग प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना लो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद को ही खत्म कर दूंगा और फिर मेरी कब्र पर लिखा जाएगा कि डिसाइपल ऑफ चेनपिंग। जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि हम दोनों तो दुश्मन हैं, हम में से जो एक जिंदा बचेगा वो दूसरे की कब्र खोदेगा और मुझे तेरे हाथों अपना नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं। तो जैंग कहता है मेरी दोस्त, मैं जानता हूँ कि तू मुझ पर रत्ती भर भी यकीन नहीं करता, तो क्यों ना तू कुछ दिनों तक मुझे अपने साथ रख ले। मैं फिलहाल कल्टीवेशन की हायर लेवल पर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास ढेर सारा नॉलेज और जानकारी है। लेकिन चेनपिंग तो उसे धक्का देकर आगे बढ़ गया। हालांकि जैंग दोबारा से उसके सामने आ जाता है। वो कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम सुई डायनेस्टी जाना चाहते हो और वो रास्ता तो मुझे आंखें बंद करके भी याद है। सो अगर तुम मुझे अपने साथ ले गई तो इस सफर में तुम्हारा ही फायदा होगा। मगर चेनपिंग तो उसे नजरअंदाज करते हुए अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। जो देख जैंग कहने लगा कि क्यों ना मैं तुम्हें गिफ्ट दूं। वैसे भी एक डिसाइपल को अपने मास्टर को गुरु दक्षिणा तो देनी ही पड़ती है, इसे लेकर तुम मुझे अपना डिसाइपल बना लो। ये देखो मेरे पास क्रिएचर ब्लेस्ड मैप है। इस दुनिया में 5वें रेल्म पर जितने भी कल्टीवेटर्स हैं उन सभी के पास ऐसा मैप लाजमी होना ही चाहिए और ये मेरे वाला मैप तो बहुत ही ज्यादा ऑसम है। चलो तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो देखो मेरे पास ये थंडर मिरर है। ये मिरर तो किसी भी ग्रेट सोड इमॉर्टल की सोड ची को ब्लॉक कर सकता। और रही बात मेरे इस ब्रश की तो ये भी काफी ज्यादा स्पेशल है। इसमें तुम्हें इंक ईटिंग फिश मिल जाएगी। जब तुम इस ब्रश को यूज करोगे तो उसके बाद इस ब्रश को साफ करने की कोई जरूरत नहीं, वो फिश खुद होकर ये पूरी स्याही को क्लीन कर देगी। और मेरे पास ये गोल्डन स्टोन पेपर भी है। दरअसल सभी एम्पायर्स अपने फरमान इसी ही पेपर पर जारी करते। और तो और मेरे पास बहुत ही शानदार हाफ अलाइव नेटल फ्लाइंग सोड भी है। ये काफी ज्यादा शार्प, लाइट वेट और अमेजिंग है। इसे जो भी सक्सेसर क्लेम करेगा उसे फिर सोडची पावर को कल्टीवेट करने की कोई जरूरत नहीं। मगर चेनपिंग ने तो उसकी बातों पर जरा भी तवज्जो नहीं दी। तो जैंग कहता है चेनपिंग यार तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते? देखो अगर तुम्हें लेकर मेरा कोई भी गलत इरादा रहा तो हेवन अभी इसी वक्त मुझ पर लाइटनिंग बरसा देगा। खैर लाइटनिंग तो उस पर गिरी नहीं, मगर फिर भी चेनपिंग ने उसे अपना डिसाइपल बनाने से मना किया था। और उतने में जैंग की नजर पड़ी चेनपिंग के बालों पर। वो तुरंत ही समझ गया कि अगर चेनपिंग की हेयर पिन गायब है तो जरूर से वो बुढ़ा उसे ले गया होगा। जिसके बाद वो चेनपिंग से कहने लगा कि मैं जानता ही था कि तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें स्मॉल टाउन के मास्टर यांग पर तो भरोसा है ना? उन्होंने ही तो तुम्हें सबसे पहले ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई थी। और फिर जैंग ने एक चेस पीस सीधे इन घोस्ट की तरफ पास कर दिया। वो कहता है कि इसे क्रश करके इस पर लिखा हुआ पैगाम पढ़ लो। इस लैंग्वेज को सिर्फ एक घोस्ट ही पढ़ सकता है। तो उस इन घोस्ट ने तुरंत ही उस मैसेज को पढ़ते साथ ही चेनपिंग को बता दिया कि स्मॉल टाउन के मास्टर यांग ने ही इस बंदे को यहाँ भेजा है। उन्होंने पैगाम में लिखा है कि इस बंदे की हार, जीत, इज्जत, बेइज्जती, जिंदगी और मौत तुमसे जुड़ चुकी है, तो अभी तुम्हारे खिलाफ कोई भी इवल प्लान बना नहीं सकता। उतने में चेनपिंग जैंग के सर्वेंट से कहने लगा कि तुम तो लू यू और शियू हो। मेरे ख्याल से पहले तुम लू डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो जैंग तुरंत ही बताने लगा कि ये दोनों भी अच्छे हम्बल ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। हालांकि इनकी डायनेस्टी फॉल हो गई और ये दोनों भी माउंटेन पर मरने वाले थे, मगर मैंने सही वक्त पर जाकर इन्हें बचा लिया। वेल जैंग ये सब इसलिए बता रहा था ताकि चेनपिंग उसे अपना डिसाइपल बना ले। तो चेनपिंग कहने लगा ठीक है ये दोनों हमारे साथ आ सकते, लेकिन जैंग तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनते साथ ही बेचारे जैंग ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। वो पूछ रहा था कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर चेनपिंग जवाब देता है कि तुम एक बुरे इंसान हो और मैं ऐसे लोगों को अपने साथ नहीं रखना चाहता। और उतने में ही जैंग के हाथों पर गोल्डन वेन्स अपीयर होकर उसे तकलीफ पहुंचा
पहुंचाने लगी, जिससे तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। दरअसल ये जैंग की नियति की लाइन है जो कि उसे चिनपिंग के साथ जोड़ चुकी थी। वेल, जैंग को चिनपिंग का डिसाइपल क्यों बनाना है, इसके पीछे एक मिस्ट्री थी जो कि हमें कहानी में आगे चलकर पता चलेगी। अब रास्ते में लिनशुआ लुयू के साथ चेस खेल रहा था, तो जैंग लिनशुआ से कहने लगा कि तुम इस खेल को जीत सकते हो, बस मेरे हिसाब से अपने पैदे को आगे चलाओ। तो लिनशुआ कहने लगा कि मैं आउटसाइडर के मशवरे नहीं सुनता, चिनपिंग तुम्हें अपना डिसाइपल बना दे तो फिर तुम मेरे साथ खेल सकते हो। यानी कि अब चिनपिंग के दोस्त भी उसे ताने मार रहे थे, जो सुनते साथ ही बेचारे जेंग ने लोटपोट होकर रोना शुरू कर दिया। और रोते हुए चिनपिंग को भाई, मास्टर, एंसेस्टर, पैट्रियार्क न जाने क्या क्या नामों से रिस्पेक्ट दे रहा था। वो कह रहा था प्लीज 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 मुझे अपना डिसाइपल बना लो, मगर चिनपिंग तो उसे फुल टो इग्नोर किए जा रहा था। अब रात के समय भी उसके हाथ की वेंस ग्लो करने लगी, जो देख जेंग समझ नहीं पाता कि आखिर सेन शेंग का इरादा क्या है, वो क्यों मुझे उस चिनपिंग का डिसाइपल बनाना चाहते। जहाँ तक मैं जानता हूँ चिनपिंग ने आज तक कल्टीवेट नहीं किया, तो वो बंदा मुझे क्या ही सिखा पाएगा। इधर ये लोग अपनी जर्नी के लिए दोबारा से तैयार हो गए। शी लुयू से कहने लगी कि समर की शुरुआत तो हो चुकी, मगर फिर भी यहाँ का इलाका अभी भी हरा भरा है। वेल, इसके पीछे भी एक सॉलिड रीजन था जिसके बारे में हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। वहीं पर जेंग चिनपिंग को बता रहा था कि हमने अब एफू पास को क्रॉस कर दिया है, यानी कि हम डाले डायनेस्टी के बॉर्डर के पार चले गए। अब यहाँ से आगे हुयांगटिंग किंगडम है, जो कि ग्रेट सुई डायनेस्टी की स्पेशल स्टेट में से एक माना जाता। यहाँ पर पहले शू किंगडम का राज था, जो ड्रैगन्स को कंट्रोल कर सकते थे। यहाँ पर ज़ैंगो ने शू किंगडम के बारे में बताना चाहता था, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर तवज्जो नहीं दिया। अब थोड़ी देर बाद ये लोग एक टाउन में पहुँच जाते, जहाँ पर चिनपिंग को खुश करने के लिए ज़ैंग ने ढेर सारे बर्तन खरीद लिए। उसने एक सिल्वर टेल भी पे की थी, जो देख चिनपिंग ज़ैंग से पूछने लगा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो एक गोल्ड एसेंस वाले कॉपर कॉइन के बदले हमें कितनी सिल्वर टेल मिल सकती। तो ज़ैंग कह रहा था कि सिल्वर इतनी सस्ती है कि उसकी काउंटिंग भी नहीं की जा सकती। अरे अब ये लोग एक टेम्पल के सामने पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ज़ैंग ने नोटिस किया कि कोई उन पर नजर रखे हुए हैं, मगर ज़ैंग इसके बारे में चिनपिंग को कुछ भी नहीं बताता। वो कहने लगा कि अगर तुम कोई अच्छी सी पोएट्री कर पाओ तो यहाँ का सिटी गार्ड तुमसे खुश हो जाएगा। तो बाओपिंग तुरंत ही अपनी पोएम को दोहराने लगी। साथ ही चिनपिंग कहने लगा कि मुझे तो लगा था इस हुआंगटिंग किंगडम के लोग इमॉर्टल्स की पूजा करते होंगे। तो ज़ैंग बताता है कि हाँ वो करते तो है, मगर इस वाले गॉड की नहीं करते। जिसके बाद हमें एक सेलिब्रेशन दिखाया गया, जहाँ पर वाटर गॉड के स्टेचू को पूरे टाउन में घुमाया जा रहा था। इतना ही नहीं, टाउन के लोग उस वाटर गॉड के सामने ब्लेसिंग्स मांग रहे थे। साथ ही वहाँ पर हम एक बहुत बड़े पाइथन को देख पाते हैं, जो कि इन लोगों को दूर रख रहा था। साथ ही ज़ैंग बताता है कि नॉर्दर्न हुआंगटिंग किंगडम हंशी रिवर पर ही डिपेंड करता, और इसी वजह से हंशी रिवर के गॉड को हेवन जैसे पूजा जाता है। चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो या माउंटेन्स की फौज हो, सबको उस रिवर गॉड के सामने ठीक से पेश आना पड़ता। इस रिवर गॉड को वाटर गॉड के नाम से भी जाना जाता, और इस वाटर गॉड की एक बड़ी बहन भी है, जो कि दुनिया के अफेयर्स में ज्यादा दखल नहीं देती। साथ ही इनके एक फैमिली का मेंबर कॉमन लोगों के बीच रहता आ रहा, उसने आज तक भी अपनी पहचान को रिवील नहीं किया। तो शॉर्ट में बताओ तो इस वाटर गॉड की पूरी फैमिली ही चालबाज है। जिस पर चिनपिंग कहता है कि मुझे तो हैरानी इस बात पर हो रही कि तुम इस फैमिली के बारे में काफी कुछ जानते हो, बताओ ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिली। तो ज़ैंग कहने लगा मास्टर आपका ये डिसाइपल ढेर सारी बुक्स पढ़ता रहता, साथ ही सेंट ने लिखे हुए स्क्रोल को भी मैंने रीड किया था। उतने में ही लिनहुआ उससे पूछने लगा कि ये लोग कौन हैं, जो कि बड़ा सा पाइथन लेकर सिटी को चक्कर लगा रहे। तो ज़ैंग जवाब देते हुए बताने लगा कि ये तो लिंग्यून सेक्ट के डिसाइपल हैं। वैसे तो इस हुआंगटिंग किंगडम में न जाने कितने ही सारे सेक्ट मौजूद होंगे, मगर इस लिंग्यून सेक्ट को ही उन सभी का लीडर माना जाता। तुम यूँ समझ लो कि ये लिंग्यून सेक्ट वाटर गॉड के काफी ज्यादा क्लोज है, और इसी वजह से टाउन में इनका दबदबा है। खैर हम एकदम परफेक्ट टाइम पर यहाँ चले आए। यहाँ पर वाटर गॉड का फेस्टिवल मनाया जा रहा, और उतने में एक मॉर्टल पालकी के सामने आकर लिंग्यून सेक्ट के डिसाइपल के सामने हाथ जोड़ने लगी। वो कह रही थी कि मेरी बच्ची बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं, वो एक काबिल डिसाइपल नहीं बन सकती, तो प्लीज उसे अपने साथ ना ले जाए। तभी उस रथ पर बैठी हुई बच्ची अपनी माँ के पास जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो डिसाइपल उसे रोक लेते हैं। साथ ही उस पाइथन ने उस औरत को भी पटक दिया, जो देखकर वो बच्चे की इमॉर्टल को काट लेती है। तो उस इमॉर्टल ने गुस्से में आकर उस बच्ची को भी नीचे फेंक दिया। उस औरत से कहने लगा कि तुमने तो शुक्र मनाना चाहिए कि हमारे सीनियर ब्रदर ने तुम्हारी बेटी को अपना डिसाइपल बनाने का फैसला लिया। वो इसे अपने साथ माउंटेन पर ले जा रहे हैं ताकि इसकी फ्यूचर ब्राइट हो पाए। दूसरे लोग तो ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए भीख मांगते हैं और तुम इसे ठुकरा रही हो। मगर वो औरत उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज मेरी बेटी को रिहा कीजिए। इतना ही नहीं, उसने तो अपना सिल्वर भी उस सीनियर डिसाइपल को ऑफर किया, तो बंदा उसे
उसे एक्सेप्ट करके उस बंदी को एक लात मार देता है। वहीं पर वो जूनियर डिसाइपल उस औरत को बुरी नजरों से घूरने लगा। वो कह रहा था, सीनियर ये औरत तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, क्या मैं इसके साथ थोड़ी सी मजे कर सकता हूँ? तो सीनियर डिसाइपल ने तुरंत ही इसकी इजाजत दे दी। वहीं पर वो छोटी बच्ची अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है और उतने में ही बाओपिंग इस मैटर में शामिल हो गई। साथ ही चेनपिंग भी उस बंदे का हाथ मरोड़ने लगा, जो देख सीनियर डिसाइपल काफी ज्यादा भड़क जाता है और उतने में ही वहाँ पर वेली नाम का बंदा पहुँच गया। वेल ये बंदा इस प्रीफेक्चर का गवर्नर था। वो वहाँ आते ही पूछता है कि बताओ यहाँ पर क्या हो रहा। तो सीनियर डिसाइपल बताता है कि इन लोगों ने हमारी सेरेमनी में इंटरफेयर किया, साथ ही हमारे डिसाइपल पर भी अटैक किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मैटर को फेयरली हैंडल करोगे। जो सुनते साथ ही गवर्नर वेली चेनपिंग से पूछता है कि क्या तुम मुसाफिर हो, चलो जल्दी से मुझे अपने ट्रैवलिंग के पेपर्स दिखाओ। तो चेनपिंग उसके सामने अपने पेपर्स शो कर देता है, जिन्हें देख वेलिन कह रहा था कि अरे तुम तो दिल्ली किंगडम के लॉन्गयॉन काउंटी से बिलोंग करते हो। वहीं पर लिनहुआ वेलिन को बताने लगा कि ये लोग एक नंबर के झूठे हैं, ये दूसरों पर जबरदस्ती कर रहे थे, तो हमने बस उस माँ बेटी की मदद की। अब ये बातें सुनकर वेलिन दिल ही दिल में सोचने लगा कि फिलहाल डाली डायनेस्टी जंग की तैयारियां कर रही और हमारा हुआंगटिंग कभी भी एक प्रोविंस बन सकता, तो हम किसी भी कीमत पर डाली को उकसा नहीं सकते, वरना डाली हम पर अटैक कर देगी। तो तुरंत ही उन कल्टिवेटर्स से कहने लगा कि आप मैनर की तरफ रवाना हो जाए, इस इंसिडेंट की वजह से आपका रिचुअल स्पॉइल नहीं होना चाहिए। रही बात इस मैटर की तो मैं इसे हैंडल करूंगा। जो सुनते साथ ही वो बंदा वहाँ से चला गया और अब वेलिन चेनपिंग से कहने लगा कि फिलहाल हमारे यहाँ पर वाटर गॉड फेस्टिवल मनाया जा रहा, इसीलिए सभी सेक्ट के इमॉर्टल्स यहाँ पर गैदर हो रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी इस लोकल कस्टम की रिस्पेक्ट करेंगे, प्लीज मुसीबतों में ना फंसे। और इतना कहकर वो बंदा वहाँ से रवाना हो गया। उसके वहाँ से जाते साथ ही चेनपिंग जैंग से कहने लगा कि इन डिसाइपल्स ने तो क्राइम किया था, मगर फिर भी यहाँ के अथॉरिटीज इन पर कोई एक्शन नहीं ले रही। जिस पर जैंग जवाब देते हुए कहने लगा कि मेरे मास्टर आप दिल्ली में नहीं हो, सिर्फ दिल्ली डायनेस्टी में ही नियमों को फॉलो किया जाता, दिल्ली के बाहर सभी ऑफिशियल्स करप्ट हैं। उतने में ही वो छोटी बच्ची चेनपिंग का शुक्रिया अदा करने लगी, साथ ही साथ उसने इन सभी को डिनर पर इनवाइट किया था। चेनपिंग तो इसके लिए मना कर देता है, मगर उसके भुक्कड़ बच्चे ऑलरेडी हाँ बोल चुके थे, इसलिए अभी सभी लोग उस लेडी के घर खाना खाने चले गए। साथ ही उस बच्ची ने चेनपिंग के सामने हेयर पिन पेश की। वो कह रही थी कि ये हेयर पिन मेरी मदर ने बनाई है, वो चाहती है कि आप इन्हें अपने पास रखो और फ्यूचर में जब भी आप यहाँ से ट्रैवल करो तो प्लीज हमारे घर जरूर आना। इसलिए चेनपिंग भी उस तोहफे को एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये लोग वहाँ से निकल पड़े। उतने में ही लिनहुआ ने देखा कि ग्रास हॉपर उन्हें फॉलो कर रहा है। वो तो जंप लगाते हुए सीधे जैंग के हाथ में आ गया, जिसके बाद वो एक सिल्वर टेल में बदल जाता है। इसलिए लिनहुआ फटाफट से जाकर जैंग से बात करने लगा। वो कह रहा था कि तुमने इसी सिल्वर टेल को देकर ढेर सारा सामान परचेज किया था और अभी ये टेल दोबारा से तुम्हारे पास वापस आ गई, यानी कि तुमने वो सारा स्टफ फ्री में ही खरीद लिया। जिस पर जैंग कहने लगा, देखो तुम ऐसा तो नहीं बोल सकते, मैंने पेमेंट तो कर दी थी, मगर ये सिल्वर उस बंदे के पास रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वापस से मेरे पास आ गई। बताओ तो मैं कितनी ज्यादा मुश्किल में पड़ गया, मैं जहाँ भी पेमेंट करता हूँ ये सिल्वर वापस मेरे पास आ जाती है। जिस पर लिनहुआ इम्प्रेस होते हुए कहने लगा कि ये तो बड़ी ही जबरदस्त टेल है, अगर मेरे पास ऐसी कोई टेल होती तो मैं इस दुनिया में कहीं भी घूमने जा सकता था। तो जैंग उसे बताने लगा कि इसे वर्म सिल्वर कहा जाता, इस पर फायर एंड वाटर का कोई असर नहीं होता, अगर इसके टुकड़े भी किए जाए तो भी खुद को बड़ी आसानी के साथ रिपेयर कर सकती। तो चलो बताओ क्या ये सिल्वर तुम्हें चाहिए? जिस पर लिनहुआ खुश होते हुए कहने लगा कि अगर मेरे पास ऐसी सिल्वर होती तो मैं चेनपिंग और मेरे सभी दोस्तों को रोज दावत देता। जो सुनते साथ ही जैंग ने होटल उसे ऑफर की, मगर लिनहुआ चेनपिंग को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, तो उसने वो सिल्वर लेने से मना कर दिया। हालांकि चेनपिंग उसे बताता है कि अगर कोई तुम्हें प्यार से कोई तोहफा दे रहा हो तो उसे एक्सेप्ट करो, और फिर इस टेल का यूज कैसे करना है उसके लिए हम कुछ रूल्स बना लेंगे। जो सुनते साथ ही लिनहुआ ने तुरंत ही उस सिल्वर टेल को उठा लिया। तो जैंग उसे धीरे से कहता है कि देखो अब तुम्हें मैंने इतनी प्रेशियस टेल दी, तो तुमने भी मेरी थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए। बताओ ना मैं चेनपिंग का डिसाइपल कैसे बनूंगा, क्या तुम मुझे कोई आइडिया दे सकते हो? जिस पर लिनहुआ कह रहा था, चल बे निकल यहाँ से, मैं भला तुझे आइडिया क्यों बताऊंगा, और वैसे भी ये
सिल्वर टेल अब मेरी हो गई, इसलिए ना ही तुझे ये टेल मिलेगी और ना ही कोई आइडिया। जो सुनकर जैंग हैरान होते हुए कहने लगा कि मैं तो दूसरों को चुना लगाता हूँ, मगर इस बच्चे ने तो मुझे ही लगा दिया। वाह क्या ही बात है, अब ये सफर अमेजिंग होगा। जिसके बाद ये लोग किन के सामने पहुँच गए, जहाँ पर चिनपिंग जैंग से पूछ रहा था कि बताओ तुमने हमारे लिए ऑटम इन ही चूज क्यों करी, क्या वहाँ पर कुछ खास बात है? जिस पर जैंग जवाब देते हुए कहने लगा कि वो इन सिटी गॉड पवेलियन पर बांधी गई थी, उसके अंदर एक स्पिरिचुअल स्प्रिंग है, अगर यहाँ रुक कर कल्टीवेट किया जाए तो काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। ये एक वाकई टॉप टियर की लग्जरी इन है। जो सुनते साथ ही चिनपिंग सोचने लगा कि लिनशुआ ने हाल ही में कल्टीवेशन की शुरुआत की है, तो इस इन में रुकने से उसे भी काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। मगर फिर वो तुरंत ही जैंग से कहने लगा कि अगर ये इन इतनी ज्यादा स्पेशल है तो यहाँ का किराया भी काफी ज्यादा महंगा होगा। तो जैंग कहने लगा ज्यादा नहीं, बस एक रात के हमें 2000 सिल्वर टेल देने पड़ेंगे। अब 2000 सिल्वर टेल सुनते साथ ही बेचारा चिनपिंग परेशान हो गया, उसके पास तो इतने पैसे थे ही नहीं, मगर वो लिनशुआ के लिए एक बेस्ट जगह ढूंढना चाहता था। इसलिए वो जैंग से कहने लगा कि क्या तुम मुझे सिल्वर टेल उधार दे सकते हो? देखो तुम इंटरेस्ट रेट बता देना, मैं स्मॉल टाउन में वापस जाते साथ ही तुम्हारा वो सारा पैसा चुका दूंगा। जो सुनते साथ ही जैंग दिल ही दिल में कहने लगा कि चिनपिंग तो इतना रहमदिल कैसे हो सकता, पता नहीं तो दूसरों की इतनी फिक्र क्यों करता है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तूने लिनशुआ के कल्टीवेशन के लिए इस इन में रहने का फैसला लिया। और उतने में चिनपिंग उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो जाने दो, मैं कुछ और जुगाड़ कर दूंगा। तो जैंग फटाफट से उसे मस्का मारते हुए कहने लगा कि मास्टर डिसाइपल से पैसे मांगते रहते हैं, ये परफेक्टली नेचुरल है, मगर आपने ब्याज का जिक्र नहीं करना चाहिए था। आप स्मॉल टाउन में वापस जाने के बाद बस मेरी मुद्दल ही वापस कर देना, वही बहुत बड़ी बात होगी। और अब ये लोग उस इन के सामने पहुँच गए जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत थी। वहाँ पर लियूजिया नाम की बंदी इनका स्वागत करने पहुँच गई। वो इन्हें बता रही थी कि मैं इस इन की ओनर हूँ, प्लीज मेरे साथ चलिए। जिसके बाद उन्हें इस इन के बारे में काफी सारी जानकारी देने लगी। यहाँ पर ब्राइट मून सेक्रेड वॉल थी, जो कि हर एक अमावस और पूर्णिमा की रात अपने स्पिरिट को बदल सकती है। साथ ही वहाँ पर एक लेक था जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा पड़ा है। लियूजिया बता रही थी कि उस पवेलियन में बैठकर कल्टीवेट करने से आप ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाओगे। साथ ही यहाँ पर उगने वाले इमॉर्टल फ्रूट्स भी आपको फ्री में मिलेंगे। तो लिनहुआ ने फटाफट से ढेर सारे फ्रूट्स को तोड़ लिया। वो बंदी बताती है कि बस यहाँ का एक ही एरिया पब्लिक के लिए ओपन नहीं, लेकिन चिनपिंग को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो ये ऑटम इन काफी ज्यादा पसंद आ गई। वहीं पर लिनहुआ भी खुश था कि उसे इतनी शानदार इन में रहने का मौका मिला। और तभी वो देखता है कि उसका सिल्वर तो गायब हो गया, इसलिए वो तुरंत ही जैंग को ढूंढने के लिए रवाना हो जाता है। मगर उतने में ही लिनशुआ वहाँ आकर चिनपिंग पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगा। वो कह रहा था कि इस इन में एक रात गुजारने के लिए तुम 2000 सिल्वर टेल पे कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? एक बात याद रखो, तुम ना ही किसी रॉयल फैमिली के रिश्तेदार हो और ना ही तुम्हारा बाप रईस था, तो ये फालतू के खर्चे उठाना बंद कर दो। और इस तरह से वो चिनपिंग को डांटते हुए गुस्से में वहाँ से चला गया। दरअसल जैंग ने लिनशुआ को इन खर्चे के बारे में बता दिया था और फिर वो चिनपिंग को भड़काने के लिए उसके पास पहुंच गया। वो कहता है कि देखो तो तुमने उसकी ही भलाई के लिए यहाँ पर कमरा लिया और वो तुम्हें ही 4 बातें सुना रहा है। जब कोई हमारी रहमदिली का फायदा उठाए तब बहुत ज्यादा हर्ट होता। तुम लिनशुआ के लिए इतना खर्च कर रहे हो, मगर उस बंदे को ये लगा कि तुमने खुद पर बोझ डाल के गलत किया। अब वो हमेशा तुम्हारी इस एहसान के तले दबा रहेगा, इसलिए तो देखो उसने सारा गुस्सा तुम पर उतार दिया। तुम्हें लगता होगा कि मैं ही मुसीबत की जड़ हूँ, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा ये काइंडनेस, ये रहमदिली दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकती? और सच बताओ तो तुम्हें इसकी जरा भी फिक्र नहीं। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मैंने अपना वर्म सिल्वर यूज करके कुछ बर्तन खरीद लिए थे, मगर मेरा सिल्वर मेरे पास वापस आ गया। तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैंने उस बंदे के बर्तन भी खरीद लिए और उसके पैसे भी छीन लिए। मैं तो काफी बुरा इंसान हूँ, लेकिन असल बात तो ये है कि उस स्टॉल वाला बंदा एक डेस्परेट जुआरी था। अगर मैं उसे असली गोल्ड या सिल्वर देता तो उस पर ही गैम्बल करता, और वो तब तक नहीं रुकता जब तक कि वो अपनी फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय न कर दे। तभी चिनपिंग उसे गुस्से में पूछने लगा कि बताओ तुम्हारा इरादा क्या है? मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने मेरे लिए इस पूरे सफर में कई सारे ट्रैप बिछा के रखे हैं, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब करने से तुम्हें क्या फायदा मिलेगा। कहीं तुम्हें दूसरों को हर्ट करके मजा तो नहीं आता? जिस पर जैंग कहता है चलो मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। तुम्हारे जैसा एक बंदा था, उसके पास एक बहुत ही गजब का सील हुआ करता। उस सील
सील पर लिखा था द वर्ड वेलकम स्प्रिंग। सो चेनपिंग, अगर तुम मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करो तो इसमें हम दोनों काफी ज्यादा फायदा होगा। मगर चेनपिंग को उसकी आड़ी टेढ़ी बातें समझ नहीं आती, तो उसने सीधे उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। जो देख जैंग काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि अगर तुमने मुझे अपना डिसाइपल नहीं बनाया तो मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी मुश्किलें खड़ी करूंगा। सो गाइस, जिस सील का जैंग ने जिक्र किया, हो सकता है कि वो चेनपिंग के ही पास होगा। चेनपिंग के पास जो सील है उसे मास्टर जी शांग ने गिफ्ट किया था। और अब जैंग दिल ही दिल में कहने लगा कि शायद उस सील का एसेंस ऑलरेडी हेवन एंड अर्थ में आ चुका। इसी वजह से तो इस साल पतझड़ का मौसम होकर भी हर तरफ बहार है। चेनपिंग, भले ही हम दोनों के फेट्स को एक साथ बांध दिया हो, मगर अचीवमेंट, चालबाजी और रहमदिली, इन सब में मैं तुम्हें बीट करूंगा। तभी जाकर तो मैं ग्रेट पाथ पर चल सकता हूँ। हमारा सफर लंबा होगा और ये खेल तो बस अभी शुरू हुआ है। देखेंगे आखिर में कौन विनर बनेगा, तू या फिर मैं। इधर टाउन में वो छोटी बच्ची तूफान आने से पहले सारा सामान घर में ला रही थी और वहीं पर हम 3 डिसाइपल्स को देख पाते हैं। मेरे ख्याल से वही लॉन्गियन सेक्ट के लोग होंगे। इधर चेनपिंग अभी भी जैंग ने कही हुई बातों के बारे में सोच रहा था कि तुम्हारे अच्छे इरादे दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते, मगर तुम्हें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम्हारी वजह से कोई कितना भी हर्ट क्यों ना हो। और उतने में ही चेनपिंग अचानक से टाउन की तरफ भाग निकला। उसे जाता हुआ देखकर लिनहुआ को ये लग रहा था कि शायद चेनपिंग लिनशुआ की पिटाई करने जा रहा, मगर यहाँ पर बात तो कुछ और ही थी। अब ये सीन यहीं पर कट होके हमें गवर्नर वे इलिन दिखाया गया, जो कि गुस्से में बताता है कि लिंगियन सेक्ट की मनमानी अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। भले ही उनके सेक्ट के फाउंडर ने वाटर गॉड को पावर्स में लाने के लिए मदद की हो, मगर इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि वो यहाँ पर अपनी मनमानी चलाए, टाउन के लोगों को परेशान करे। क्या उन्हें ऐसा लगता है कि ऑफिशियल्स उनके रास्ते में टांग नहीं अड़ाएंगे? वेल, यहाँ पर उसके साथ ऑटोमीन की ओनर लियो जिया बैठी हुई थी। वो कहने लगी कि गवर्नर, प्लीज यहाँ आकर बैठकर आराम से बात कीजिए। आपको ऐसा इधर उधर घूमते हुए देख मुझे भी चक्कर आ रहे। तो लिनवे उसे परेशान होते हुए बताने लगा कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि मैंने न जाने कितनी बार लिंगियन सेक्ट के फैलाए हुए रायते को साफ किया। मैं अब सच बताऊं तो तंग आ चुका हूँ। हमारा हुआंगटिंग नेशन काफी ज्यादा छोटा और कमजोर है। भले ही माउंटेन एंड रिवर डेटीज हमारे साथ कोऑपरेट करते, लेकिन उनके फेवर्स के लिए मुझे हमेशा ही उनकी खुशामद करनी पड़ती। जिस पर लियूजिया कहने लगी कि आज मार्केट में जो कुछ भी हुआ मुझे वो सब कुछ पता चल गया। अगर बात ज्यादा बिगड़ी गई तो मुझे मेरे सेक्ट को लाना पड़ेगा, ताकि हम उस लिंगियन सेक्ट को सबक सिखा पाए। हमें उनकी तानाशाही को लगाम कसनी पड़ेगी। जिस पर लिनवे कह रहा था कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा हमारे टाउन के मासूम लोग इसमें सफर करेंगे। उनके पास थोड़ा बहुत खाना, पहनने के लिए कपड़े और सिर पर छत है, मगर दोनों सेक्ट की बैटल उनसे ही सब कुछ छीन लेगी। और मैं अपने टाउन के लोगों की मुश्किलें बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए मैं अब वाटर गॉड के साथ ही बात करूंगा, ताकि वो यहाँ के लोगों की जिंदगी को थोड़ा सा आसान बना सके। मैं उनसे थोड़ी सी फॉर्चून की मांग करने वाला हूँ, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं कि वाटर गॉड हमारी मदद करेगा। मगर अब उसके सामने भीख मांगने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। उतने में लियूजिया उससे कहने लगी कि क्यों ना तुम डाली डायनेस्टी से मदद मांगो। मैंने सुना था वो लोग अपनी प्रजा पर इतना जुल्म नहीं करते। हालांकि लिनवे इसके लिए मना कर देता है। वो कह रहा था कि डाली डायनेस्टी भी कोई दूध की धुली नहीं। वो जिस दिन यहाँ पर आएंगे, यूँ समझ लो हमारे लिए वो कयामत का दिन होगा। जो सुनते साथ ही लियूजिया उस पर भड़क गई। वो कह रही थी कि अगर तुम अपने लोगों को बचाना चाहते हो तो जाकर ग्रेट वाटर मैंशन को डिस्ट्रॉय कर दो और फिर कोर्ट में एक पिटीशन भेज दो कि हमें एक नए वाटर गॉड की जरूरत है। अगर तुम्हें वाकई दम है तो इस वाटर गॉड को बदल दो। मगर लिनवे तो ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरी तरह से मजबूर था। वहीं पर लियूजिया उसे बताती है कि तुमने इतने सालों में न जाने कितनी ही सारी मुश्किलों का सामना किया, मगर अब बगावत करनी होगी। हमें इस वाटर गॉड को बदलना होगा। अगर तुम एक नए बंदे को वाटर गॉड बनाओगे तो वो हमारे एहसानों तले दबा रहेगा, फिर तो कोई भी इस टाउन पर अत्याचार नहीं कर सकता। सो गाइस, इन दोनों के इरादे नेक थे। इनका मानना है कि सिस्टम को बदलने से इनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और अब सीन शिफ्ट होकर हम वाटर गॉड को देख पाते हैं, जिसकी हुकूमत में ही दूसरे फैक्शन इस हुआंगटिंग नेशन को बुली कर रहे थे। उसकी सिस्टर उसे बताने लगी कि कुछ लोगों में बहुत ही पावरफुल ड्रैगन ऑरा पाई जा रही। अगर वो एनर्जी हमें मिल जाए तो हमारा फायदा होगा। मैं तो उस ड्रैगन ऑरा को डिवावर करने के लिए काफी ज्यादा बेसब्र हूँ। जिस पर वाटर गॉड
गार्ड पूछने लगा कि सिस्टर आपको कैसे पता चला कि उस लड़के के पास स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन ऑरा है। तो जी जवाब देते हुए बताने लगी कि आज जो ट्रैवलर्स का ग्रुप हमारे टाउन में आया था उसमें से एक बंदा फॉलन लो डायनेस्टी का क्राउन प्रिंस है, उसका नाम है लोयू, और इसी वजह से उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी। जिस पर वाटर गॉड कहने लगा कि अगर हमें उस बंदे को डिवावर भी करना है तो काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, अगर हमने कोई भी गलती की तो हमारे फादर ही हमारा शिकार करेंगे। वैसे भी इस दुनिया में डाली का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा, तो हमें बस अपने सर्वाइवल के बारे में सोचना चाहिए। इधर चेनपिंग काफी तेजी के साथ भाग रहा था। दरअसल वो उस फैमिली के पास जाना चाहता है जिसकी आज उसने मदद की थी, मगर वो घर इनसे काफी ज्यादा दूर था। इधर वो छोटी बच्ची दरवाजा बंद करने वाली थी कि तभी लिंग्यू सेक के डिसाइपल वहाँ पर पहुँच गए। वो कह रहे थे कि उस बेवकूफ बंदे ने आज तो तुम्हें बचा लिया, मगर वाटर गॉड को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने ही हमें यहाँ भेजा ताकि सबको पता चल सके कि वाटर गॉड के खिलाफ जाना कितना ज्यादा महंगा पड़ेगा। और इतना कहते साथ ही उन लोगों ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। वहीं दूसरी तरफ वाटर गॉड अपने सिस्टर को बता रहा था कि हमारे इस नेशन में हमें तबाही मचानी पड़ती, तभी जाकर तो सबको पता चलेगा कि हम ही असली वाले फ्लड ड्रैगन्स हैं। अपना दबदबा बनाए रखना पड़ेगा। और वैसे भी इस नेशन में ना ही हेवनली लॉज है, ना प्रिंसिपल है और ना ही रहमदिली, इसलिए हम यहाँ पर जो मर्जी आए वो कर सकते हैं। इधर चेनपिंग को याद आ रहा था कि उस छोटी बच्ची ने उसे कितने प्यार से तोहफे दिए। वो पूरे दिल से दुआ कर रहा था कि वो बच्ची सेफ होनी चाहिए, मगर जब चेनपिंग वहाँ पहुँचा उसके सामने दिल दहला देने वाला नजारा था। वेल वहाँ पर उस लेडी को बड़े ही ब्रूटली मार दिया गया था, जो देखते साथ ही चेनपिंग को बहुत बड़ा झटका लगा। उतने में उस छोटी बच्ची की उसे आवाज आती है जो कि उसे बड़े भाई कह के पुकारने लगी। तो चेनपिंग ने तुरंत ही जाकर उसे अपने बाहों में लिया। वो उसे बताती है कि लिंग्यून सेक के लोगों ने हम पर अटैक किया, माँ के साथ भी जबरदस्ती की, और वो लोग अब आपके लिए भी मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं, तो प्लीज आप यहाँ से चले जाओ। और इतना कहते साथ ही वो बच्ची अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर ही चेनपिंग उसे गले लगाकर रोने लगा। उसने तो बस इन लोगों की मदद की थी, मगर जैसे कि जैंग ने बताया था कि मदद करने से भी हम दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते, ये बात आज सच साबित हो गई। चेनपिंग कह रहा था कि मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि बाहर की दुनिया में जानवर इमॉर्टल्स बन के दूसरों पर अत्याचार करते हैं। इन्होंने इंसानियत को भुला दिया। और अब चेनपिंग बदले की आग में यही सोच रहा था कि ये दोनों माँ बेटी कितनी ज्यादा घबराई हुई होगी, इन्हें कितने बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। अब चेनपिंग ये रिवेंज कैसे लेगा ये वाकई देखने लायक है। इस काउंटी का बाइजिया दिखाया गया। वेल ये बंदा इस सिटी का ऑफिशियल था और साथ ही गवर्नर वेलिन का सीनियर भी। वेलिन इसके पास एक मसला लेकर आया था, मगर बाइजिया कहने लगा कि जल्दी वाटर गॉड सेरेमनी होने वाली है, तो मैं सिटी के छोटे मोटे मसलों को तुम्हारे हवाले छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब मैं काफी ज्यादा बिजी रहूंगा, तो इन मैटर्स पर ध्यान नहीं दे सकता। जिस पर वेलिन कहने लगी कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, उस जेड हेयरपिन वाली शॉपकीपर और उसकी बेटी को किसने कत्ल किया है मैं उसे अच्छे से इन्वेस्टिगेट करूंगा, ताकि उन दोनों माँ बेटी को जस्टिस मिल पाए। मगर बाइजिया उससे कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं, ये देखो मेरे पास ऑलरेडी उन कातिलों की स्केच है। वेलिन ने देखा कि वहाँ पर तो चेनपिंग और उसके दोस्तों की तस्वीरें बनी थी, तो वो थोड़ा सा पैनिक हो गए। वो बाइजिया से कह रहे थे कि जरूर से आपको कोई गलत फहमी हुई, ये बच्चे तो क्राइम सीन पर मौजूद ही नहीं थे। जिस पर बाइजिया कहने लगा कि सालों पहले तुमने बाढ़ को कंट्रोल कैसे करना है उस पर काफी अच्छे से सुझाव दिए थे, जो कि हमारे पूरे कोर्ट को पसंद आ गए। इनफैक्ट एम्परर ने खुद होकर तुम्हें एज ए टॉप स्कॉलर अपॉइंट किया था, मगर फिर भी तुम्हें सिर्फ ऑफिस में बिठा के रखा, कोई भी इम्पोर्टेंट रोल तुम्हें नहीं दिया गया। क्या तुम जानते हो इसके पीछे का रीजन क्या है? वेल वेलिन को पता ही या नहीं, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ। दरअसल ये बंदा वेलिन काफी ज्यादा ईमानदार और राइचियस था, जिसके चलते इसे कोई भी इम्पोर्टेंट काम नहीं दिया गया। बाइजिया कह रहा था कि पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती जो हर एक सिचुएशन को हैंडल कर पाए। ये बुड्ढा ये नहीं बता रहा था कि पॉलिटिक्स चलाने में कमीने और करप्ट लोगों की जरूरत पड़ती, और ये खूबियां वेलिन के पास तो बिल्कुल नहीं थी। वो बेचारा तो बस ये सारी बातें सुनकर अपना ही खून जला रहा था। वो बुड्ढा बताता है कि तुमने लगभग आधा साल इस वाटर गॉड सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करने में लगा दिया, तो इस छोटे से मसले की वजह से अपनी मेहनत पर पानी मत फेरना, इससे तो बस तुम्हारा ही चैन और सुकून हराम हो जाएगा और अलग से खुद का फ्यूचर भी डिस्ट्रॉय कर दोगे। मेरे ख्याल से अब तुम समझ गए होंगे कि तुम्हें क्या करना है। देखो उन बच्चों का भविष्य तो सील हो चुका, तुम तो बस आराम से बैठकर उनकी तबाही का तमाशा देखो। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि मुर्दे बोला नहीं करते, तो बस हमें उन बच्चों को मुर्दा बनाने की देरी
देरी है और ये मामला यहीं पर सुलझ जाएगा। खैर आज मैं वाटर गॉड के घर दावत पर जा रहा हूँ, जब तक मैं वापिस आऊंगा तब तक मुझे ये सारा मैटर सुलझा हुआ चाहिए। तो बेचारा वेलिन भी हाँ बोल देता है। वहीं दूसरी तरफ चेनपिंग ऑटन इन में वापिस आ चुका था। उस छोटी बच्ची ने दी हुई हेयर पिन को ही देखे जा रहा था और फिर वो सीधे बाओपिंग से मिलने चला जाता है। उससे कह रहा था, बाओपिंग मुझे बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारी ऑस्पिशियस सोड चाहिए थी, मैं उसकी पावर को चेक करना चाहता हूँ। तो बाओपिंग कहने लगी कि शायद आप मेरी सोड के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। वहीं दूसरी तरफ यूलू शियू से पूछ रहा था कि तुम्हें क्या लगता है चेनपिंग अब क्या करने जा रहा, जिस पर शियू कहने लगी कि तुम बस अपना काम से काम रखो, उसके मैटर में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। इधर चेनपिंग इनसे बाहर जाने ही वाला था कि तभी लिनशा उससे मिलने पहुंच गया। उससे पूछ रहा था कि चेनपिंग तुम कहाँ जा रही हो, मगर चेनपिंग इसका कोई जवाब नहीं देता। वो तो लिनशा से कहने लगा कि अपना प्रोटेक्टिव एमुलेट रेडी रखना और मास्टर इन को भी बता देना कि मेरी गैर हाजिरी में तुम्हारा ख्याल रखे, साथ ही मेरे वापिस आने तक कोई भी इनसे बाहर पाँव नहीं रखेगा। अब इतनी सारे ऑर्डर सुनते ही लिनशा थोड़ा सा पैनिक हो गया। वो कहता है, चेनपिंग तुम ये तलवार लेकर कहाँ जा रही हो, कहीं तुम उन लोगों के पास तो नहीं जा रही जिन्होंने उस लेडी को बुली किया था। जिस पर चेनपिंग जवाब देते हुए कहने लगा कि इस मसले को मैं खुद ही सुलझाना चाहता हूँ, तुम बस मेरे वापिस आने का इंतजार करना। वेल यहाँ पर लिनशा चेनपिंग के लिए काफी ज्यादा परेशान था। वो मास्टर इनशन से कहने लगा कि क्या आपके पास कोई ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करके आप चेनपिंग को प्रोटेक्ट कर पाओगे। मुझे ऐसा फील हो रहा कि आज वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। साथ ही वो खुद को भी कोसने लगा कि चेनपिंग से माफी मांगने में इतना हेजिटेट क्यों कर रहा था। दरअसल लास्ट एपिसोड में ही हमने देखा था कि लिनशा ने चेनपिंग के साथ बदतमीजी की थी, मगर वो चेनपिंग से माफी मांग नहीं पाया। इधर चेनपिंग तो सीधे मार्केट की तरफ निकल चुका था, जिसके बाद हमें क्यूलू इन का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर लिंग्युन सेक्ट के सभी डिसाइपल्स अक्सर ही अय्याशी करने आया करते थे। साथ ही यहाँ पर लिंग्युन सेक्ट का सीनियर डिसाइपल भी नशे की हालत में था। उसका जूनियर उसके लिए शराब की प्याली भरते हुए पूछने लगा कि बड़े भाई आज का मैटर अगर हमारे ग्रैंड मास्टर को पता चला तो क्या होगा। जिस पर वो बंदा जवाब देते हुए कहने लगा कि देख भाई, वैसे भी लिंग्युन सेक्ट में अब मेरा ज्यादा दिल नहीं लगता, इतना टाइम हो गया लेकिन मैं अभी भी कल्टीवेशन की 5 रेन को क्रॉस नहीं कर पाया। खैर ये तो अच्छा हुआ कि वाटर गॉड मुझे पसंद करते हैं, इसलिए फाइनली मैं भी ग्रेट डाओ पाथ को अचीव कर पाऊंगा और इसीलिए मैं हमारे ग्रैंड मास्टर की बात नहीं मानता। वो कमीना और उसके रूल दोनों गए भाड़ में। जो सुनते साथ ही सभी लोग उसे रिस्पेक्ट देने लगे। वो कह रहे थे कि अगर हम सीनियर के साथ रहे तो हमें अच्छी अच्छी दावतें मिलेगी और रूल्स की तो ऐसी की तैसी। वहीं पर वो सीनियर ब्रदर उस इनकी सर्वेंट से कहने लगा कि आज हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस को अटेंड करना है, हम कुछ नमूनों का शिकार करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सभी भाइयों की अच्छे से खातिरदारी करो। और उतने में ही चेनपिंग वहाँ पर पहुँच गया। उसे देखती साथ ही वो सभी लोग खामोश हो गए। साथ ही वो सीनियर डिसाइपल उससे कहता है कि मैं तो तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को किस तरह से खत्म किया जाए, लेकिन तुमने तो यहाँ आकर मेरी उलझन को सुलझा दिया। अब तो मैं तुम्हें बड़ी आसानी के साथ निपटा दूंगा। उतने में चेनपिंग उससे कहता है कि तुमने ही जेड हेयरपिन शॉप वाली उस औरत और उसकी बच्ची को मार दिया। क्यों सही कहा ना मैंने। जो सुनते साथ ही वो सभी लोग हंसने लगे। साथ ही वो सीनियर डिसाइपल कह रहा था कि देखो यार, इन छोटे मोटे कीड़ों को मसलना तो मेरा रोज का काम है, ऐसी मामूली बातों को मैं बिल्कुल याद नहीं रखता। अगर तुम उनका जिक्र नहीं करते तो शायद मैं उनके बारे में पूरी तरह से भूल भी जाता। जो सुनते साथ ही चेनपिंग गुस्से में उससे पूछने लगा कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, क्या कमजोर लोगों की जिंदगी तुम्हारी नजरों में कोई मोल नहीं रखती। अब चेनपिंग की ऊंची आवाज सुनते साथ ही उस डिसाइपल ने अपने कुत्तों को चेनपिंग पर अटैक करने भेज दिया। अब यहाँ पर हमें बड़ी ही जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है। अकेला चेनपिंग उन 20-25 डिसाइपल से निपट रहा था। उसके पावरफुल पंचेस और जबरदस्त लातों का इन नमूनों के पास कोई जवाब ही नहीं था। चेनपिंग ने उनकी इतनी शानदार अंदाज में धुलाई की थी कि इतनी मार तो उन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं खाई होगी। चेनपिंग अपनी मूव्स का इस्तेमाल करते हुए इन सबकी हड्डी पसली एक कर रहा था और अब आखिर में बचा था इन कमीनों का सरदार। तो टेबल को ब्रेक करके उनकी वुडन पीसेस से चेनपिंग पर अटैक कर देता है। हालांकि चेनपिंग ने बेंड होते हुए उसके अटैक को काउंटर कर लिया। तब तक वो बंदा वहाँ स्टैब हुई तलवार को बाहर निकाल चुका था। चेनपिंग ने उससे सवाल पूछा कि बताओ तुम लोग मुझे और मेरी टीम को निशाना क्यों बना रहे। तो बंदा चेनपिंग के साथ फाइट करते हुए बताने लगा कि मैं तुझे सारी सच्चाई बताने वाला हूँ। तुम्हारी टीम में यूलो नाम का बंदा है, वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि उसकी रगों में रॉयल ड्रैगन का खून दौड़ता। वो बंदा
बंदा इंपीरियल ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, तो अगर हम उस यूलू को हमारे वाटर गॉड के सामने ऑफर कर पाए तो हमारा लिंग्यून सेक्ट पूरी तरह से मेरे कब्जे में आएगा। वेल इसी दरमियान चेनपिंग ने इस बंदे के हर एक अटैक को काफी तेजी के साथ काउंटर कर लिया था। उस बंदे को तो लगा ही नहीं कि पहली रल्म वाला ये बंदा इतना ज्यादा फुर्तीला होगा, और फिर चेनपिंग उसके मुंह पर अपनी कोनी मारते हुए उसे पीछे की तरफ पुश कर चुका। तो बंदा फटाफट से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए चेनपिंग पर अटैक कर देता है। हालांकि चेनपिंग ने भी अपनी सोर्ड की पावर का यूज करते हुए उसे काउंटर करना शुरू कर दिया, और फिर वो जैसे अपनी सोर्ड को मैन से बाहर खींचता है उस बंदे का हमला वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया। वो तो काफी ज्यादा शॉक होते हुए चेनपिंग से पूछने लगा कि आखिर तू है कौन और ये इतना शार्प सोर्ड इंटेंट तेरे पास कैसे आ गया। वेल दोस्तों, यहाँ पर चेनपिंग की एनर्जी वाकई देखने लायक थी, मगर उस बंदे पर अटैक कर पाए इससे पहले वो बंदा अपनी जेड रिंग का इस्तेमाल करते हुए चेनपिंग को जंजीरों में जकड़ चुका था। साथ ही साथ वहाँ पर बहुत ही भयानक ड्रैगन भी इमर्ज हो गया। और सीनियर डिसाइपल उससे कहता है कि चाहे तेरी ये ब्लेड कितनी ही ज्यादा भयानक क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तू तो अब कुत्ते की मौत मारा जाएगा। मगर उतने में ही चेनपिंग की तलवार से इतनी स्ट्रॉन्ग ची पावर रिलीज होने लगी कि वो ड्रैगन एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय हो गया। साथ ही इस नजारे को देखकर तो उस बंदे के भी होश उड़ गए। यहाँ पर चेनपिंग ने ऐसा जबरदस्त स्लैश रिलीज किया था कि वो इन दो टुकड़ों में स्प्लिट हो गई। इधर वो बंदा बुरी तरह से घायल हो चुका था, तो तुरंत ही चेनपिंग के सामने रहम की भीख मांगने लगा। वो कहता है, महान सोड इमॉर्टल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी ग्रेटनेस को पहचान नहीं पाया। मैं कसम खा के बताता हूँ कि कभी आपको दोबारा से परेशान नहीं करूँगा। और रही बात उस माँ बेटी की, तो मैं जानता हूँ कि मैंने उनके साथ गलत किया, मैं उसके लिए आपके सामने माफी मांगता हूँ। मगर अब वो मामूली से मॉर्टल मारे गए, वो चैप्टर तो अब खत्म हो चुका है। उसके लिए हमारे लिंग्यून सेक्ट के साथ दुश्मनी मोल लेना सही नहीं होगा, इसमें तो कोई भी समझदारी नहीं। जिस पर चेनपिंग उससे पूछने लगा कि सच बताना, फिलहाल तुझे कैसे महसूस हो रहा, क्या तुझे मौत का डर लग रहा है? जिस पर वो बंदा कह रहा था कि एक बार फिर से सोचो, अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरा लिंग्यून सेक्ट भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, और वाटर गॉड तो मुझे काफी ज्यादा पसंद करता। क्या तुम्हें वाकई ऐसे लगता है कि तुम वाटर गॉड के चुंगल से बच पाओगे? मगर उसकी कोई भी धमकी चेनपिंग पर असर नहीं कर रही थी, तो उसने चेनपिंग की दुखती रग पर हाथ रख दिया। वो कहने लगा कि शायद तुम्हें मौत से कोई डर नहीं लगता, मगर उन बच्चों का तो सोचो जो तुम्हारे साथ आए थे। अब ये सुनकर चेनपिंग अपनी जगह पर रुक जाता है। साथ ही वो बंदा उससे कहने लगा कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा, लेकिन तुम अगर मुझे यहाँ से जाने दो तो मैं तुम्हें जुबान देता हूँ कि मैं इस मैटर को यहीं पर भूल जाऊंगा, हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना ही नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस पूरे हुआंगटियांग नेशन में तुम्हें कभी कोई बुली नहीं कर सकता। वही दूसरी तरफ जैंग को तो मानो ये सारी बातें सुनाई दे रही थी। वो कहता है, चेनपिंग, क्या तुम इस आदमखोर शेर को जिंदा छोड़ोगे? उसे मार दो। वहीं पर वो बंदा कह रहा था कि मुझे मारोगे तो हमारा लिंग्यून सेक्ट तुम्हें हर जगह हंट डाउन करेगा, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पर तुम सेफ रह पाओ, तुम और तुम्हारे वो दोस्त, इनमें से कोई जिंदा नहीं बचने वाला। वहीं पर जैंग कह रहा था कि अगर तुमने इसे खत्म नहीं किया तो ये बंदा आगे चलकर और भी मासूम लोगों की जान लेगा, इसका खात्मा करके तुम इस दुनिया की एक बुराई को तो मिटा ही सकते हो। और उतने में ही चेनपिंग उस सीनियर डिसाइपल से गुस्से में कहने लगा कि तुझे तो मरना ही पड़ेगा, और फिर चेनपिंग ने बड़ी स्टाइल के अपनी सोड को स्पिन कर दिया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर गवर्नर वेलिन अपने सिपाहियों के साथ उस इन में पहुँच गया था। उसने देखा कि लिंग्यून सेक्ट का हर एक बंदा बुरी तरह से घायल है, तो वो उस इन वाली लेडी से पूछने लगा कि बताओ यहाँ पर क्या हुआ था, इन लोगों पर हमला किसने किया? तो बंदी डर के मारे सामने वाले घर की तरफ इशारा कर देती है। वेलिन ने देखा कि चेनपिंग उस घर के रूफ पर सवार था। साथ ही वेलिन का सिपाही उससे पूछ रहा था कि क्या हमने इस बंदे को अरेस्ट करना चाहिए, मगर वेलिन कहने लगा कि नहीं, इन बंदों पर किसी और ने अटैक नहीं किया था, बल्कि इन्होंने तो शराब के नशे में आकर एक दूसरे के साथ ही झगड़े किए। चेनपिंग समझ गया कि वेलिन उसे अरेस्ट नहीं करने वाला, तो तुरंत ही वहाँ से रवाना हो जाता है। वेल यहाँ पर वेलिन दिल ही दिल में सोच रहा था कि चलो फाइनली किसी ने तो हिम्मत दिखाकर अच्छा काम किया है, इस बंदे ने उस इनोसेंट माँ बेटी को जस्टिस दिलाया, तो मैं इसे बेवजह अरेस्ट क्यों करूँगा। वही दूसरी तरफ चेनपिंग एक गली में पहुँच गया था, तभी सीनियर इंशन वहाँ पर पहुँच गए। वो कह रहे थे कि इस हुआंगटिंग काउंटी के मसले में तुमने इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, प्लीज मुझे ब्लेम मत करना,
ना, मैंने तुम्हारी रिवेंज में दखल दी थी। दरअसल चेनपिंग उस बंदे पर अटैक करने ही वाला था, मगर उसी वक्त इनशन ने बीच में आकर उस बंदे का काम तमाम कर दिया ताकि चेनपिंग पर इसके कत्ल का इल्जाम ना लग पाए। दरअसल मास्टर इनशन नहीं चाहते थे कि चेनपिंग किसी और मसले का शिकार बने, जिस पर चेनपिंग बताने लगा कि मैंने इस मसले को इग्नोर करने की कोशिश की थी, मगर बाद में मुझे फील हुआ कि अगर मैंने इन लोगों को सबक नहीं सिखाया तो बाद में कभी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं किसी मासूम पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता, और अब जो मैंने उन लोगों की पिटाई की है उससे भी उन माँ बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मैं उन सभी लोगों को खत्म करना चाहता हूँ जो मासूम लोगों पर अत्याचार करते, लेकिन अब मेरी वजह से मेरे दोस्त बुरी तरह से मुश्किल में पड़ जाएंगे। हो सकता है कि मेरी इस हरकत की सजा उन बेचारे बच्चों को भुगतनी पड़ जाए, मगर कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि लियांग मुझे ब्लेम नहीं करेगा। आफ्टर ऑल अगर वो मेरी जगह होता तो शायद यही करता। वेल यहाँ पर चेनपिंग काफी ज्यादा मायूस था। वो मास्टर इनशन को बताता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, मैं तो बस इन बच्चों के लिए परेशान हूँ, कहीं मेरी वजह से उनकी जान खतरे में न पड़ जाए। तो मास्टर इनशन उसे समझाने लगे कि वो खुद को दोष मत दो, तुमने जो कुछ भी किया है वो पूरी तरह से सही था। खैर एक बार तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हारे सामने अपीयर क्यों हुआ, तो आज मैं वो कहानी तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। जिसके बाद वो अपनी हुडी हटाते हुए चेनपिंग को अपना फेस दिखाते हैं। वो उसे बता रहे थे कि मैं तुम्हारे दोस्त गुई-सान का फादर हूँ। वेल चेनपिंग तो उन्हें देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश और उतना ही इमोशनल हो गया। वो कहते चेनपिंग कई सालों पहले मेरी मौत हुई थी और ये बात पूरी तरह से सच है, लेकिन मौत के बाद मैं एक इन स्पिरिट में बदल गया जो कि मेरे लिए एक ब्लेसिंग साबित हुई। मेरे कई सारे सपने हैं, मुझे अभी भी लगता है कि मैं एक डिवाइन टाइटल हासिल करूंगा, उसके बाद मैं अपनी फैमिली के पास वापस जा सकता हूँ। उतने में चेनपिंग उन्हें बताने लगा कि आप बिल्कुल मायूस मत होइए, मेरे फादर ने हमेशा आपकी तारीफें की, उनके हिसाब से तो आपके जैसी खूबसूरत कविताएं कोई और लिख ही नहीं सकता। आप तो हमेशा से ही दिल से एक स्कॉलर थे और मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन आप आपकी फैमिली के साथ यूनाइट हो जाओगे। जो सुनते साथ ही सीनियर इनशन चेनपिंग के सिर पर अपना हाथ रखते हुए अफेक्शन शो करते हैं। वो उसे बताते हैं कि मैं शुरू से ही तुम पर नजर रखे हुए था, तुमने हमेशा ही मेरी फैमिली को सपोर्ट किया, मेरे छोटे से गुई-सान का इतना ज्यादा ख्याल रखा, उसे बड़े भाई जैसा प्यार दिया। इतना ही नहीं, तुमने तो अपनी किस्मत, अपना छोटा सा ड्रैगन भी उसके हवाले कर दिया। मैं सच में नहीं जानता कि मैं तुम्हारी इन सारे एहसानों को कैसे चुकाऊंगा। अगर पॉसिबल होता तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे देता, लेकिन वो भी अब पॉसिबल नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन का फ्यूचर उनके ब्लेसिंग्स पर निर्भर करेगा। अगर अच्छा काम करोगे तो अच्छा सिला मिलेगा, और अगर बुराई करोगे तो उसका कर्मा भी तुम्हें भुगतना होगा। दरअसल मेरा मिशन था तुम सभी को एफओ पास के पार पहुंचा देना, जो कि पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी लिमिट को स्ट्रेच करके आया हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से और आगे जाना सही रहेगा, इसलिए मेरे ख्याल से अब अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। तो चेनपिंग तुरंत ही उनसे पूछने लगा कि सीनियर अब आप कहाँ जाओगे। तो सीनियर इनशन कहने लगे कि जिस मैडम चुयान ने तुम पर अटैक किया था, तो मुझे जाकर अब उसी की पोजीशन को संभालना होगा। अब मुझे ही रिवर्स एंड माउंटेन की वाइटल एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। वेल गाइस, यहाँ पर उसी मैडम चुयान की बात हो रही है जिसे डीमन ब्राइड के नाम से भी जाना जाता, और उसने कुछ दिनों पहले इन सभी स्कॉलर्स पर अटैक किया था। वेल चेनपिंग को जब ये बात पता चली तब वो काफी ज्यादा खुश हो गया। वो सीनियर इनशन से कहता है कि ये तो एक बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग है। वहीं पर सीनियर इनशन कह रहे थे कि चेनपिंग मैं तुमसे दूर तो नहीं जाना चाहता, लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हमारी मुलाकात होगी। वेल यहाँ पर चेनपिंग भी इमोशनल होकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सीनियर इनशन से कह रहा था कि एक दिन आपकी फैमिली और हम एक साथ डिनर करेंगे, उस वक्त कोई भी आपको आपकी फैमिली से जुदा नहीं कर पाएगा। वहीं पर इनशन भी वहाँ से गायब होते हुए कहने लगे कि चेनपिंग मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि एक दिन तुम कल्टीवेशन की सबसे ऊंची चोटी को छू पाओगे। और गाइज यही सारी बातें इस सीरीज को सबसे ज्यादा स्पेशल बनाती। इसमें फाइटिंग या फिर पावर्स को ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई, बल्कि इसमें तो इम्पोर्टेंस दिया गया है इंसानियत, उनके इमोशंस और अच्छाई को। चेनपिंग ने कभी पावर के लिए सोड नहीं उठाई, बल्कि उसने सोड उठाई तो बस अपने उसूलों की खातिर, और यही चीजें चेनपिंग को दूसरे लोगों से अलग बनाती। सब चेनपिंग से मिलने के बाद सीनियर इनशन सीधा ज़ैंग के पास पहुंच गए। वो कह रहे थे कि पता नहीं हमारे मास्टर वांग का आपके साथ कौन सा चक्कर चल रहा, मगर आप डैली डायनेस्टी के नेशनल प्रिसेप्टर हो, तो मुझे पूरा यकीन है कि इस जर्नी में आप चेनपिंग और उसके साथियों की हिफाजत करोगे।
सो गाइज मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ज़ैंग कोई और नहीं बल्कि डाली डायनेस्टी के प्रिसेप्टर सुई ज़ैंग का एक फॉर्म था, यानी कि सुई ज़ैंग और ज़ैंग एक ही पर्सन है। वेल यहाँ पर ज़ैंग इन शिन से कह रहा था कि तुमने चेनपिंग और उसके दोस्तों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुमने तो अपनी बीवी और बच्चे के बारे में सोचना चाहिए जो कि फिलहाल शुजियान लेक पर है। जहाँ तक मुझे पता है वो जगह यहाँ से 1000 गुना ज्यादा भयानक होगी। वेल ये सब सुनकर सीनियर इंशन थोड़े से मायूस हो गए। खैर मैं जानता हूँ कि तुम चेनपिंग को काफी ज्यादा पसंद करते, मगर तुमसे भी पहला डाली डायनेस्टी में मेरा जो फॉर्म है उसने चेनपिंग की वैल्यू को समझ लिया था। बहरहाल मैं इसके बारे में तुम्हें ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि इसमें ग्रेट डाओ की सीक्रेट छुपे हुए हैं। वैसे देखा जाए तो सिर्फ मेरा फॉर्म और मैं ही चेनपिंग को लेकर परेशान नहीं, बल्कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस मिस्ट्री को सुलझाना चाहते, और इन्हीं में से एक है स्मॉल टाउन का चिलम फूकने वाला मास्टर यांग। उसे भी चेनपिंग में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, मगर आज तक कोई भी चेनपिंग को समझ नहीं पाया कि एग्जैक्टली वो है कौन। और इतने में सीनियर इंशन कहते हैं कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके सामने एक बात पेश करना चाहता हूँ। जिस पर ज़ैंग कह रहा था, अरे यार पता नहीं तुम इतनी सारी फॉर्मेलिटीज क्यों कर रहे हैं, तुम्हें जो भी बोलना है वो तुम बिंदास बोल सकते हो। तो सीनियर इंशन उसे बताने लगे कि मैंने आपको हमेशा ही एडमायर किया, आपका नॉलेज काफी ज्यादा वास्ट है और मेरा ऐसा मानना है कि नॉलेज के दम पर ही ये दुनिया एक बेहतर प्लेस बन सकती। जिस पर ज़ैंग कह रहा था, हाँ बिल्कुल, मैं अपनी नॉलेज के दम पर ही सबको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। चेनपिंग और उसके दोस्तों का ख्याल रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। जिस पर सीनियर इंशन कहते हैं कि मैं हमेशा दुआ करूंगा कि आपका नॉलेज कभी जाया ना हो पाए। और इतना कहते साथ ही वो वहाँ से रवाना हो गए। अब उनके वहाँ से जाते साथ ही ज़ैंग कहने लगा कि तुम तो मेरी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, काश मैं तुम्हें अपने सारे प्लान्स के बारे में बता पाता। चेनपिंग को लेकर जो मैंने अपने प्लान्स बनाए हैं, हो सकता है कि उन्हें जानने के बाद तुम अपने हाथों से मेरी जान ले लो। और अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जब उस माँ बेटी को मारा गया था। वेल यहाँ पर उनकी लाशों के पास उनका रियल फॉर्म भी दिखाया जाता है। वेल ये दोनों वाकई मरी थी या फिर ये सब एक ड्रामा था, ये तो बस ज़ैंग जानता है। यहाँ पर ज़ैंग अपने मास्टर से कहने लगा कि मैं तो बस चेनपिंग की एक ट्रायल लेना चाहता था, तो प्लीज मुझ पर कोई ब्लेम मत करना। जिसके बाद जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से रवाना हो गया। और अब हमें शुजियान लेक का सीन दिखाया जाता है। वेल यहाँ पर कई सारी लाशें पड़ी थी और साथ ही हम गुइसान और उसकी मदर को देख पाते हैं। गुइसान अपनी माँ से कह रहा था कि अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, कोई हमें और बुली नहीं कर पाएगा। वो चेनपिंग को याद करते हुए कहने लगा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि इस दुनिया में अगर कोई रहमदिल इंसान है तो वो सिर्फ तुम हो, मगर तुमने तो कभी मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। सच बताओ तो मैं हर रोज तुम्हें मिस करता हूँ। और उतने में पानी से गुइसान का ड्रैगन बाहर आ गया। उसने बड़ी स्टाइल के साथ वहाँ पर एक मछली का शिकार किया था। उसे देखते साथ ही ये दोनों काफी ज्यादा पैनिक हो गए। यहाँ पर गुइसान की मदर उसे समझा रही थी कि अगली बार कभी भी इस ड्रैगन पर गुस्सा मत दिखाना, क्या पता आज जैसे इसने इतना सारा खून खराबा किया कहीं हम भी इसका शिकार न बन जाए। तो गुइसान अपनी माँ को बताने लगा कि ये ड्रैगन और मैं एक स्पिरिचुअल बॉन्ड को शेयर करते हैं, तो इससे मुझे कोई खतरा नहीं होने वाला। और अब यहाँ पर हम एक और फॉर्म को देख पाते हैं। वेल ये कौन है इसके बारे में हमें फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई। अब ये सीन यही पर कट होकर हमें ऑटोमिन का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन शुआ कल्टीवेशन में बैठा हुआ था। वेल वो इस लेक में मौजूद हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। चारों दिशाओं से ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी में समाने लगती है और उतने में किसी ने अपने पाम से उसकी पीठ पर हिट करते हुए उसे कल्टीवेशन से बाहर निकाल लिया। वेल ये कोई और नहीं बल्कि मुसीबत की टोकरी ज़ैंग था। वो कह रहा था, वाह बच्चे तेरी तो हिम्मत की दाद देनी चाहिए। मैं जानता हूँ ये इन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, मगर तू तो यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करके अपने पूरे पैसों की वसूली कर रहा। अगर इतनी ज्यादा मात्रा में इस पावर को एब्सॉर्ब करेगा तो हो सकता है कि इससे तेरी जान चली जाए। जिस पर लिन शुआ कहने लगा कि मैंने तो सुना था कि अर्थ एंड हेवन की स्पिरिचुअल पावर एक कल्टीवेटर के लिए काफी अच्छी साबित हो सकती। तो ज़ैंग उसे जवाब देते हुए बताने लगा कि तुम्हारा लॉजिक तो बड़ा ही बेकार है। इस दुनिया में न जाने कितने ही सारे महान कल्टीवेटर्स होके गए, उन्होंने अपने अपने सेट को फाइंड किया था। अगर वो भी तुम्हारे जैसा सोचते तो सारी स्पिरिचुअल पावर को खुद ही एब्सॉर्ब कर लेते। सारी स्पिरिचुअल एनर्जी डिवावर होने के बाद तो यहाँ पर कोई और कल्टीवेटर बन ही नहीं पाता। अगर मैं तुम्हें अपना लॉजिक बताऊँ तो मेरे हिसाब से कल्टीवेशन एक प्रोसेस है
जिसे स्टेप बाय स्टेप किया जाना चाहिए। और उतने में लिनशा उससे पूछने लगा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि चेनपिंग कहाँ गया है, जिस पर जैंग कह रहा था कि वो भला और कहा जाएगा। जाहिर सी बात है कि वो कुछ लोगों को उनकी औकात याद दिलाने गया। और तभी जैंग को वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक कुआं नजर आता है और उसे देखते साथ ही जैंग के दिमाग में एक प्लान बनना शुरू हो गया। तो लिनशा से कहने लगा कि अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो शायद स्पिरिचुअल पावर तुम्हें खत्म कर देती, तो इस हिसाब से मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो क्यों ना इस एहसान को चुकाने के लिए तुम अपना एक टैलिस्मान थोड़ी देर के लिए मुझे उधार दे दो। मुझे तो बस एक अच्छा सा गोल्ड पाउडर टैलिस्मान चाहिए। तो लिनशा से कहने लगा ठीक है, मैं तुम्हें टैलिस्मान देने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे बताओ तुम उस टैलिस्मान के साथ क्या करने वाले हो। जिस पर मुसीबतों की टोकरी जैंग चुटकी बजाते हुए कहने लगा कि मैं तो एक दावत को अटेंड करने जा रहा हूँ। और फिर उसने जबरदस्ती लिनशा का टैलिस्मान उससे छीन लिया और लिनशा को बताने लगा कि लियांग ने ही तुम्हें कल्टीवेशन की पाथ पर चलने के लिए गाइड किया था, तो तुमने इस अपॉर्चुनिटी को चेरिश करना चाहिए। मगर लियांग से ज्यादा तुमने चेरिश करना चाहिए चेनपिंग को। वो बेवकूफ बंदा एक नंबर का रहमदिल है। वो बंदा तो कभी खुद की परवाह नहीं करता, उसने तो हमेशा तुम सभी के लिए सैक्रिफाइस किया, इसलिए तुमने चेनपिंग की इज्जत करनी चाहिए, वरना। तो लिनशा कंफ्यूज होते हुए उससे पूछने लगा कि वरना क्या। और ये सुनते साथ ही जैंग अपने ईवल अंदाज में उसे बताने लगा कि अगर तुमने चेनपिंग की इज्जत नहीं की तो फिर मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, इसलिए गलती से भी मुझे आजमाने की जरूरत मत दिखाना। वेल उसका ये चेहरा और उसकी बातें सुनकर ही लिनशा को उससे डर लगने लगा और उतने में जैंग वो टैलिस्मान को लेकर सीधे वहाँ से छलांग लगा देता है। वेल यहाँ पर उसने वाटर रिपल्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कुएं में छलांग लगा दी और अब हमें पानी के अंदर बनाया गया एक हॉल दिखाया जाता है। वेल ये है इस सिटी के वाटर गॉड की दावत, जिसमें लिंग्यून सेक के कई सारे मास्टर्स ने ज्वाइन किया था। ये सभी मास्टर्स लड़कियों का डांस देखते हुए अपने वाइन के मजे ले रहे थे। उतने में ही टांगजियांग नाम का बंदा वाटर गॉड को अप्रिशिएट करते हुए कहने लगा कि आपकी ब्लेसिंग की वजह से हमारे काउंटी में खाने पीने की कोई कमी नहीं। इतना ही नहीं, आपने लिंग्यून सेक को पूरा सपोर्ट दिया। जो सुनते साथ ही लिंग्यून सेक के एल्डर कहने लगे कि वाटर गॉड नहीं होते तो शायद हमें इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। वहीं पर इस सिटी का ऑफिशियल बाइजिया कह रहा था कि हांशी रिवर की वजह से ही हमारे काउंटी में प्रॉस्पेरिटी है और इस हांशी रिवर की सारी पावर को वाटर गॉड ही हम पर बरसाते रहते। इनफैक्ट ये तो हमारे लिए किसी हेवन से कम नहीं। और उतने में एक रिवर घोस्ट बाइजिया से कहने लगा कि काश तुम्हारी जैसी अकल उस गवर्नर वेलिन के पास होती। वेलिन को तो लगता कि वही इस सिटी का प्रोटेक्टर है, अगर वो भी हमारे वाटर गॉड के सामने रिस्पेक्ट पेश करे तो अच्छा होगा। और उतने में वाटर गॉड अपने डीमन से कहने लगा कि मेहमानों का अपमान मत करो। साथ ही वो अपने मेहमानों से कहने लगा कि आपकी तारीफें सुनकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इन तारीफों को डिजर्व करता हूँ। इस कॉन्टिनेंट का वाटर गॉड होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आप सभी की हिफाजत करूँ। आप सभी लोग मेरे लिए तो बस मेरे बच्चों जैसे हो। वैसे मैंने सुना था कि एक बंदा इस काउंटी में आकर कई सारे क्राइम्स कर रहा है, मगर उसे तो अभी तक उसके कर्मों की सजा नहीं दी गई। जिस पर बाइजिया कह रहा था कि वाटर गॉड आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो तो बस कुछ शरारती बच्चे हैं जो माउंटेन से सीधे यहाँ चले आए, लेकिन लिंग्यून सेक्ट और हमारे गवर्नर वेलिन इस मैटर को हैंडल कर रहे हैं। जल्दी उन सभी क्रिमिनल्स को सजा मिलेगी। जिस पर वाटर गॉड कह रहा था कि आपके जैसे ऑफिशियल्स हमारे हुआंगटिंग नेशन के पास होना एक खुशनसीबी की बात है, तो चलो फिर क्यों ना इसी बात पर टोस्ट किया जाए। और उतने में इन सभी को किसी की आवाज आई। वो बंदा कह रहा था कि तुम लोग ना ह्यूमन हो, ना घोस्ट और ना ही स्पिरिट हो। दरअसल करामती जैंग यहाँ पर पहुंच चुका था। वाटर गॉड तो उसे देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो पूछता है कि आखिर ये बंदा है कौन, इसके प्रेजेंस को तो मैंने बिल्कुल भी सेंस नहीं किया। और उतने में ही वाटर गॉड के पालतू डीमंस उस पर चिल्लाने लगे। वो बंदा उससे कहने लगा कि क्या तुम्हें वाकई अपनी जिंदगी से नफरत है जो मरने के लिए यहाँ चले आए? तुम जानते नहीं हो क्या, ये हमारी वाटर गॉड की दावत है, यहाँ पर अनइनवाइटेड कोई भी नहीं आ सकता। मगर तभी रिवर घोस्ट कहता है कि अरे अब ये बंदा यहाँ पर आ ही गया है तो इसे मेहमानों जैसा ट्रीट करो। मेरे इस कप में हांशी रिवर का सबसे स्पेशल गोल्डन जेड लिक्विड है। इस लिक्विड का एक ही कप 1 साल के कल्टीवेशन के बराबर है। तो बताओ क्या तुम इस स्पिरिचुअल लिक्विड को एंजॉय करना चाहोगी? मगर जैंग ने तो बड़ा ही गंदा मुंह करके दिखा दिया, यानी कि वो इस लिक्विड को पीने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। और उसकी ये बात रिवर घोस्ट
घोस्ट को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो उसने इसी गोल्डन जेड लिक्विड का इस्तेमाल करते हुए जैंग पर हमला कर दिया। वैसे जैंग की जगह कोई और होता तो डेफिनेटली मारा जाता, मगर इस लिक्विड का जैंग पर कोई असर नहीं होता। और ये सब देखकर वाटर गॉड को भी थोड़ा सा ताज्जुब हो गया कि आखिर ये बंदा है कौन। और उतने में वहाँ मौजूद एक मेंढक और रिवर घोस्ट मिलकर जैंग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इन दोनों की कंबाइन एनर्जी जैंग के पास पहुंच चुकी थी, मगर जैंग समय रहते साइड में हट गया, जिसके चलते इन दोनों का हमला पूरी तरह से फेल हो जाता है। उतने में वाटर गॉड सबको बताने लगा कि इस बंदे ने वाटर रिपल्शन टैलिस्मान का इस्तेमाल किया है और इसी वजह से तो ये दावत में सीना चौड़ा करके पहुंच गया। साथ ही लिंगन सेक का एल्डर कह रहा था कि हाँ, इसके पास मौजूद टैलिस्मान काफी ज्यादा स्पेशल है। अगर इसके टैलिस्मान की सील को ब्रेक करना है तो हमें बहुत ही पावरफुल टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। जिस पर वाटर गॉड कहने लगा कि मुझे तो ये बंदा एक नंबर का बेवकूफ लग रहा। अगर इसके पास टैलिस्मान है तो क्या हुआ, मगर ये मेरे मैनर में मेरी इजाजत के बगैर नहीं घुस सकता। और फिर वाटर गॉड के एक ही इशारे पर वहाँ पर कई सारे रिवर डीमन पहुँच गए, मगर वो लोग जैंग पर अटैक कर पाए इससे पहले ही जैंग चिल्लाने लगा कि अरे मेरे भाइयों प्लीज रुक जाओ, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ ये बात तो पहले सुन लो। और फिर वो अपना गला साफ करते हुए तुरंत एक कविता सुनाने लगा। वो कह रहा था कि एक सच्चा मर्द हमेशा जस्टिस को अपहोल्ड करता है, चाहे उसका रास्ता कितनी भी मुश्किलों से भरा क्यों ना हो, वो हमेशा लिविंग बींग्स की हिफाजत करेगा। वेल, जैंग का ये परफॉर्मेंस देखकर वाटर गॉड के साथ साथ ही सभी लोग हैरान थे। जैंग कह रहा था कि इवल बंदे को तो अर्थ एंड हेवन भी छुपा नहीं सकते, तो मैं उन सभी का सर्वनाश करके इमॉर्टलिटी को हासिल करूंगा। तो एक सच्चा कल्टीवेटर इस कविता जैसा होना चाहिए। जो सुनते साथ ही वाटर गॉड उस पर हंसने लगा। वो कहने लगा कि बच्चे, तू तो अभी तक 5वीं रन पर भी नहीं पहुंचा, मगर फिर भी यहाँ आकर लेक्चर झाड़ने की जरूरत दिखा रहा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी सारी हिम्मत तुझे कहाँ से मिली। तो वाकई बेवकूफ है या फिर अपने उस 2 कौड़ी के टैलिस्मान के दम पर इतना उछलता जा रहा। जो सुनते साथ ही उस सभी लोग काफी जोर जोर से हंसने लगे। उतने में जैंग अपने मास्टर को याद करते हुए कहने लगा कि आपने मुझे ये कविता सुनाने के लिए बोला था, तो देखो मैंने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग बाज आने वाले हैं। उल्टा आपकी इस कविता की वजह से ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे। और फिर जैंग उन सभी को बताने लगा कि मेरे यहाँ आने का एक मकसद है, मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि अच्छाई की राह पर कैसे चला जाए। ऐसे ईवल शैतान बनकर तो काम नहीं चलने वाला, तुम्हें अच्छा इंसान बनना ही पड़ेगा। वैसे यहाँ पर तो मैं बस वाटर गॉड को सुधारने आया था, मगर अब पता चल रहा है कि यहाँ के हर एक घोस्ट को भी ट्रेनिंग की जरूरत है। जिसके बाद जैंग अपने ईवल अंदाज में जोर जोर से हंसने लगा। यहाँ पर वो लियांग को याद करते हुए कह रहा था कि मेरे भाई, जब भी तू कविता सुनाता है तो लोग तेरी कविता सुनकर ही सुधर जाते, मगर मैं कविता सुनाकर सुधारने वालों में से बिल्कुल नहीं। मेरा तरीका तो थोड़ा सा ब्रूटल है। और इतना कहते साथ ही जैंग ने उस मैनर का दरवाजा बंद कर लिया। वो कह रहा था क्यों ना आप कल्टीवेशन की पावर्स का थोड़ा सा शो ऑफ किया जाए। और इतना कहते साथ ही जैंग ने बस अपने एक ही इशारे पर उस मैनर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। साथ ही सभी डीमंस उसके गोल्डन स्पेल में जकड़े गए थे। वेल, इस भयानक नजारे को देखते साथ ही वाटर गॉड के तो होश उड़ गए। वो हैरान होते हुए कहने लगा कि आखिर ये बंदा 11वीं लेवल पर है या फिर 12वीं। तभी जैंग उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि मेरे कल्टीवेशन पर सवाल उठाओ, इतनी तुम्हारी औकात नहीं। अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो यहाँ मौजूद हर एक बंदा मेरे सामने बस एक कीड़े की औकात रखता। और फिर जैंग की वो बड़ी ही ईवल सी स्माइल दिखाते हुए इस एपिसोड को यहीं पर एंड किया गया।